अब इजराइल के मुख्य मोर्चों गाजा, लेबनान और ईरान पर 3 संघर्ष विराम लागू हैं। फिर भी इनमें से किसी ने भी सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी शांति नहीं लाई है। गाजा में शांति के लिए 20 सूत्रीय योजना नाम से कागजों पर संघर्ष विराम लागू हो सकता है, लेकिन आईडीएफ अभी भी लगभग रोजाना हमास के आतंकियों पर हमला कर रही है, क्योंकि ये आतंकी समूह अपने हथियार डालने से इनकार कर रहा है। और गाजा के निरस्त्रीकरण से जुड़े सवाल अब भी अनसुलझे हैं। लेबनान में केवल नाम का युद्ध विराम है, फिर भी सीमा पार गोलीबारी चल रही है। ईरान में गोलीबारी भले रुकी हो, इजराइल हाई अलर्ट पर है और अधिकारियों ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता फिर विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है। तो इतनी सारी कूटनीति के बाद क्या ये असली युद्ध विराम है या फिर अगले युद्ध से पहले बस एक विराम है? मेरे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में अभी भी एरिक मेंडल मेरे साथ हैं और हमारे साथ जूम के जरिए भी जुड़ रहे हैं गिड्डी ग्रीनस्टीन, इजरायली प्रधानमंत्री एहुद बराक के पूर्व शांति वार्ताकार, इनसाइट पीस मेकिंग इन द ओस्लो प्रोसेस 30 इयर्स एंड काउंटिंग के लेखक और द रूट ग्रुप के संस्थापक हैं। गिड्डी, आपके साथ होना अच्छा लगा। एरिक, स्टूडियो में साथ रहने के लिए धन्यवाद। गिड्डी, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि कागज पर 3 युद्ध विराम है, तो बताइए शांति इतनी दूर क्यों लगती है? आपके अनुसार अभी सबसे बड़ी कमी क्या है? सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से आप शांति के लिए आप बहुत ऊंचा मानदंड तय कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस संभावना की ओर इशारा करना चाहूंगा कि कोई राजनीतिक व्यवस्था हो जो संघर्ष को समाप्त करे और तीनों मोर्चों पर आगे की राजनीतिक प्रगति की नींव रखे। तो चलिए हम ईरानी मोर्चे से शुरू करते हैं। ईरानी मोर्चे से ईरान में इजराइल के लिए मुझे लगता है बातचीत में हमारा कोई प्रभाव नहीं है, हम उसमें शामिल नहीं हैं। अमेरिकी सीधे ईरानियों से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान और अन्य देशों की मध्यस्थता क्षमताओं के साथ। तो वहां अमेरिका और ईरान के बीच जो भी समझौता होगा, मुझे लगता है कि वो इजराइल पर भी लागू होगा। गाजा में हमारे पास राष्ट्रपति ट्रंप की 20 बिंदु योजना है, जिसने प्रभावी रूप से 3 चरणीय दृष्टिकोण बनाया, जिसका अंत फिलिस्तीनी प्राधिकरण को गाजा में फिर से लाने से होता है। ये चर्चा मुख्य रूप से वेस्ट बैंक और गाजा में राजनीतिक क्षितिज और फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर होती है। इजरायली सरकार के पास गाजा के लिए कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ स्थिति को स्थिर करने की कोशिश के अलावा, और मूल रूप से गाजा पट्टी के 53% हिस्से को अपने कब्जे में रखना, जो अभी हमारे नियंत्रण में है। लेबनान में भी हम इजराइल का दृष्टिकोण देखते हैं, जो इन सुरक्षा क्षेत्रों को बनाए रखना है, चाहे वो लेबनान में हो या सीरिया में। और जाहिर है इन सुरक्षा क्षेत्रों को अपने कब्जे में रखना किसी समझौते को रोक देगा। ये सब हमें फिर से अमेरिकियों के पास ले आता है, और अमेरिकियों की समझौता कराने की दृढ़ता ही असल में तय करेगी कि इन संघर्षों का कोई राजनीतिक समाधान होगा या नहीं। लेबनान में मुझे लगता है ये सबसे आसान विकल्प है। इजराइल और लेबनान के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और द्विपक्षीय रूप से सहमत एक स्थायी सीमा स्थापित करना निश्चित रूप से एक हासिल किया जा सकने वाला लक्ष्य है। अगर अमेरिकी इसे कूटनीति का लक्ष्य बनाए तो मुझे लगता है ये संभव है। गाजा में निश्चित रूप से ये थोड़ा और ये कहीं ज्यादा जटिल है, क्योंकि हमास को हटाने की शर्त फिलिस्तीनी प्राधिकरण को गाजा में वापस लाना है, which is जो अभी इजरायली सरकार की स्थिति के खिलाफ है। लेबनान में प्रगति संभव है, गाजा में ये कठिन है। ईरान हमारे नियंत्रण में नहीं है। फलस्तीनी मोर्चे पर हाल ही में वेस्ट बैंक में और गाजा के दार ओबामा शहर में चुनाव हुए, जहां 20 साल में पहली बार मतदान हुआ। लेकिन बिड्डी, क्या इससे इजरायली और फिलिस्तीनी एक व्यवहार्य शांति प्रक्रिया के करीब आते हैं, या फिर इन चुनावों के बावजूद क्या इससे बस और अधिक बिखराव ही पैदा होता है? मुझे लगता है कि हम उस स्थिति के आसपास भी नहीं हैं जिसे हम शांति प्रक्रिया कह सकते हैं। और यहां तक कि ट्रंप की 20 बिंदु योजना के अनुसार भी इस संघर्ष के समाधान पर विचार विमर्श या किसी तरह की दीर्घकालिक युद्ध विराम की शुरुआत भी ट्रंप की योजना के दूसरे चरण के दूसरे स्टेज के दूसरे फेज में ही होती है। तो इससे गाजा में व्यवस्थाओं के तीसरे साल में मान लेते हैं
ये प्रक्रिया उम्मीद से कहीं धीमी चल रही है। तो हम अभी इस समय इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के समाधान पर चर्चा की प्रक्रिया में नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 अहम दस्तावेज पेश किए हैं। 1 जनवरी 2020 में, जिसे मध्य पूर्व में शांति और समृद्धि के लिए ट्रंप विजन कहा गया था, शांति और समृद्धि योजना, और वो दस्तावेज मूल रूप से इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के समाधान पर चर्चा की शुरुआत का आधार बनाता है, और ये स्पष्ट रूप से 2 जनसमूहों के लिए 2 राष्ट्र राज्यों के सिद्धांत पर आधारित है। 5 साल बाद ट्रंप ने गाजा के लिए 20 सूत्रीय योजना पेश की, और वह योजना भी इसी धारणा पर आधारित है कि भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच 2 मूल निवासी समुदाय हैं, और वहां राजनीतिक अलगाव और क्षेत्रीय समझौता होना चाहिए। फिर से 2 जनसमूहों के लिए 2 राष्ट्र राज्यों का सिद्धांत। हम जानते हैं कि इजरायली सरकार की स्थिति इस सिद्धांत के विपरीत है, इसलिए हम फंस गए हैं, और शायद इस साल के अंत में या अगले साल इजराइल में होने वाले चुनावों का परिणाम वो राजनीतिक और कूटनीतिक गुंजाइश पैदा करेगा जो हमें फिर से आगे बढ़ने की अनुमति दे सकता है। ट्रंप योजना का तीसरा साल इस संघर्ष के समाधान पर और अधिक महत्वपूर्ण वार्ताओं के साथ आगे बढ़ सकता है। ठीक है एरिक, अगर हम भविष्य में गाजा में तीसरे साल की घटनाओं की बात करें तो फिलिस्तीनी प्राधिकरण की इसमें भूमिका है, लेकिन किसी भी गंभीर कूटनीतिक प्रक्रिया को फिर से शुरू करने से पहले पीए के भीतर असली सुधार कितने महत्वपूर्ण हैं? क्या इजराइल, अमेरिका और इस क्षेत्र के देश शांति पर बात कर सकते हैं अगर पीए को अभी भी भ्रष्ट या अक्षम माना जाता है? पहली बात, मैं गिड्डी से सहमत हूँ। मुझे लगता है जब अमेरिकी शांति की बात करते हैं और फिर इस क्षेत्र में उसकी बात करते हैं तो हमें खुद को इस गलतफहमी से बाहर निकाल लेना चाहिए कि मौजूदा हालात में हमें किसी भी तरह की अमेरिकी शैली की शांति मिलने वाली है। जो मैं अमेरिकी नज़रिए से कह रहा हूँ वो ये है कि आप खुद से बात कर रहे हैं, आपके विरोधी हैं। आप जानते हैं, मुझे याद है जब ट्रंप शांति योजना आई थी, जो वास्तव में एक बहुत जटिल दस्तावेज था, बीबी ने वास्तव में इसे मान लिया था। मुझे लगता है अब्बास ने कहा था नहीं, और मुझे लगता है कि 1000 बार नहीं कहा था। और वो एक ऐसी योजना थी जिसे वास्तव में अच्छी तरह से सोच समझकर कुछ स्वायत्तता देने के लिए बनाया गया था। वे अधिकतमवादी हैं और लोगों द्वारा उन पर भरोसा नहीं किया जाता। और हाल ही में हुए चुनाव में कुछ हमास के उम्मीदवार थे जो लोग चला रहे थे, और मुझे लगता है कि वो महत्वहीन था। मैं अभी वो मोर्चा सक्रिय नहीं करूंगा, आपके पास कई और काम हैं। मैं गिड्डी से भी सहमत हूँ। यहाँ लेबनान सबसे आसान विकल्प है जहाँ कुछ सकारात्मक हासिल हो सकता है जिस पर राष्ट्रपति गर्व कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इजराइल को हिजबुल्लाह को इतना कमज़ोर करने दिया जाएगा कि लेबनान नियंत्रण ले सकें। जहाँ तक ईरान की बात है, मुझे यहाँ बीवी जैसा बोलना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ईरान यहाँ सबसे अहम है। और अगर अमेरिकियों के पास शासन के पतन से लेकर सकारात्मक बदलाव और ईरानी जनता को सशक्त करने का कोई प्लान नहीं है, और वे सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम सिर्फ परमाणु या बैलिस्टिक मिसाइलों की बात करेंगे, तो हमें ये लड़ाई बार बार लड़नी पड़ेगी। आप लोग एक अस्तित्वगत खतरे के साए में जी रहे हैं, जबकि अमेरिकी सिर्फ पेट्रोल की कीमतों की चिंता करते हैं। तो आपके पास यहाँ दांव पर इससे कहीं ज़्यादा कुछ है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। ये फिर अमेरिका इजराइल संबंधों पर आ जाता है, और आप नया समझौता ज्ञापन करने जा रहे हैं। आपके पास असली मापदंड है जिसे डेमोक्रेट्स और सेनेटरों ने इजराइल के खिलाफ हथियारों की रक्षा के लिए पार किया है। मुझे लगता है कि अगर नई सरकार बनती है तो उन्हें चाहिए, या अगर स्टीफन बीबे सरकार चला रहे हैं, आपको कूटनीतिक सुरक्षा के लिए अमेरिका इजराइल संबंध को प्राथमिकता देनी होगी, ताकि अनुसंधान और विकास के लिए दोनों को साझेदार के रूप में देखा जा सके। और ऐसा करना और पाना इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा का हित है। और ये सभी अन्य क्षेत्र जो आसान नहीं होंगे, उनमें आपको करीबी संबंध रखने होंगे। और आपको अभी से उन डेमोक्रेट से संपर्क करना चाहिए जो हाउस में होंगे, शायद 2028 में सेनेट और व्हाइट हाउस को भी नियंत्रित करेंगे। आप दोनों इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वॉशिंगटन के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। वॉशिंगटन यहाँ फैसले ले रहा है, लेकिन अन्य क्षेत्रीय शक्तियों का क्या, खासकर सऊदी अरब का? यदि शांति प्रयासों में रियाद की भूमिका क्या है? सऊदी अरब के लेबनान में राजदूत ने कहा कि लेबनान के पुनर्निर्माण में सऊदी अरब को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए और इजराइल व पश्चिमी दखल को रोकना चाहिए।
क्या रियाद क्षेत्रीय देशों के साथ इजराइल की शांति कोशिशें कमजोर कर सकता है? मुझे लगता है कि सऊदी अरब की स्पष्ट रुचि है कि वो किसी भी भविष्य की व्यवस्था में, खासकर सीरिया और लेबनान में, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो हम जानते हैं कि वे सीरिया के पुनर्निर्माण में अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। वे अब लेबनान में अपने निवेश और भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी नजर में मध्य पूर्व की भविष्य की संरचना, भू राजनीतिक संरचना में आईमैक शामिल है, जिसे भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर कहा जाता है। और वो आईमैक जो एक तरह से ऊर्जा और परिवहन का कॉरिडोर है, भारत से अरब प्रायद्वीप होते हुए यूरोप तक, ये या तो इजराइल के रास्ते जा सकता है या फिर सीरिया और लेबनान के रास्ते जा सकता है। और सऊदी उस कॉरिडोर की ओर झुक रहे हैं जो सीरिया से होकर जाता है। इसलिए सीरिया का स्थिरीकरण और विकास सऊदी अरब के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब जब बात फिलिस्तीनियों की आती है, तो सऊदी अरब ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वे इजराइल के साथ सामान्यीकरण पर तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि दो राष्ट्र समाधान की कोई संभावना या स्पष्ट दिशा नजर नहीं आती। इस मामले में वे अमेरिकियों से पूरी तरह सहमत हैं। मैं बस आपके दर्शकों को यह विचार देना चाहता हूं, निम्नलिखित विचार। मध्य पूर्व में अमेरिकी वर्चस्व की जो संरचना 1974 में हेनरी किसिंजर द्वारा बनाई गई थी, जिसने 78-79 में इजराइल मिस्र शांति समझौतों की ओर अग्रसर किया और जो बाद में ओस्लो प्रक्रिया की ओर ले गया, इसने इजराइल जॉर्डन समझौते की नींव रखी और 2020 में अब्राहम समझौतों की ओर भी बढ़ाया। पूरी की पूरी ये संरचना इस बात पर निर्भर करती है, इस सिद्धांत की ओर बढ़ने पर निर्भर करती है कि इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच दो जनताओं के लिए दो राष्ट्र राज्य। ये जॉर्डन की स्थिरता के लिए भी जरूरी है। अब इजराइल की वर्तमान सरकार के पास क्षेत्र के भविष्य को लेकर पूरी तरह से अलग विचार हैं, और यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका वास्तव में क्षेत्र की सोच को लेकर किसी न किसी तरह के टकराव की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो इस मामले में और फिर उसी संदर्भ में अमेरिकी पूरी तरह से सऊदियों के साथ हैं। तो हम देख रहे हैं कि इजराइल खुद को एक ऐसे कूटनीतिक कोने में ले जा रहा है जहां इन तमाम वार्ताओं पर उसका प्रभाव कम हो गया है। मैं बस एरिक ने जो कहा उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं, एरिक की बात पर कुछ कहना चाहता हूं। अबू माज़ेन ने जनवरी 2020 की ट्रंप योजना को अंतिम समाधान के रूप में नकार दिया था, और मैंने यही कहा था। जनवरी 2020 की ट्रंप योजना, जिसे नेतन्याहू ने वास्तव में सदी की डील के रूप में पेश किया था, संघर्ष के अंतिम समाधान पर बातचीत की शुरुआत है। अगर हम कभी उस मुकाम तक पहुंचे, अब हमारे पास बातचीत के लिए एक शुरुआती बिंदु है जो राष्ट्रपति ट्रंप ने पेश किया। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा, लेबनान के साथ सीमा समझौता एक साधारण समझौता है, यह जमीन जायदाद का सौदा है। अगर अमेरिकी जोर लगाएं तो वे वह समझौता करवा सकते हैं जो इजराइल और लेबनान के बीच ऐतिहासिक, दोनों पक्षों द्वारा सहमत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा बनाएगी। मुझे लगता है कि ये इजराइल के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये लेबनान के साथ भविष्य में शांति के लिए एक जरूरी कदम है, और साथ ही हिजबुल्ला की वैधता को खत्म करने के लिए भी। खैर, आपने दिलचस्प सवाल और समाधान रखे गिद्दी और एरिक, ये जरूरी चर्चा थी। i24 न्यूज़ इंग्लिश पर जुड़ने और बात करने के लिए धन्यवाद।